हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अननोन आईएएस। आज है 15 जुलाई एंड 15 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो हमको एक देखना है, गुजरात के अंदर क्या है कि कोल माइंस के अंदर कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है, तो उसी से रिलेटेड एक टर्म है वो है एस्फिक्सिएशन या एस्फिक्सिया, इसको हम लोग कहते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर एक न्यूज़ है मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड, ठीक है, एक आर्टिकल आया है। फिर रिसेंटली क्या है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स बिल जो है उसको प्रपोज किया है, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो हमको हमको देखना है। फिर इंडिया के अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी फोकस है इंडिया का, उससे रिलेटेड जो है हमको देखना है, मतलब मेनली रिसर्च को लेके है कि किस किस एरिया में इंडिया में क्या है रिसर्च जो है वो होता है। फिर कई बार एलिगेशन सीबीआई पे लगती है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो देखने को हमें मिलता है सीबीआई के एक्शंस में। फिर सिल्क रूट के बारे में हमको थोड़ा देखना है। एक ये भी है कि हम बैंक के अंदर क्या है कि अगर कोई भी डिपॉजिट करते हैं किसी भी रेस्पेक्ट में, चाहे वो सेविंग्स हो गया या एफडी हो गया, आरडी हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या वो इंश्योर्ड है कि नहीं, कि अगर बैंक के साथ क्या है कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा जो पैसा बैंक में रखा हुआ है क्या वो इंश्योर्ड है कि नहीं, और उसका इंश्योरेंस जो है वो कौन करता है या कौन लायबल होगा उस चीज़ के लिए, वो हम देखेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड क्या है, एक हमारा रेशियो है, इंफॉर्मेशन रेशियो, इसके बारे में हम देखेंगे। लास्टली क्या है, एक बैक्टीरिया के बारे में हमें पढ़ना है जिसको वोल्बाचिया बैक्टीरिया हम कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला जो है वो है कि 3 लोग जो है वो एस्फिक्सिएशन के कारण गुजरात में कोल माइंस में क्या है उनकी मौत हो गई है। तो एस्फिक्सिया है क्या, सिंपल सा चीज़ है कि भाई कोई भी हमारे जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें क्या है दिक्कत हो विथ रेस्पिरेशन, या मेनली क्या होता है कि जब भी ऑक्सीजन का सप्लाई क्या है कम होने लगता है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ पे, यानी कि जहाँ CO2 का लेवल क्या है ज़्यादा हो और ऑक्सीजन का जो लेवल है, यानी कि इसको हम लोग क्या है गैसेस को पार्शियल प्रेशर में नापते हैं, तो हम कह सकते हैं कि PCO2 क्या है ज़्यादा हो एंड PO2 क्या है कम है। तो इस कारण से क्या है कि लो ऑक्सीजन सप्लाई में एक तरीके से जो सफोकेशन महसूस होता है उसी को एस्फिक्सिया हम लोग कहते हैं। तो इसका इनिशियली अगर हम देखें तो कई बार क्या है कि अनकॉन्शियसनेस महसूस होने लगता है, साथ ही साथ क्या है अगर फेटल केसेस भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा देर तक क्या है बहुत देर तक एस्फिक्सिया का कंडीशन परसिस्ट कर जाता है, तो उस केस में हमें देखने को मिलेगा कि भाई डेथ भी जो है इंडिविजुअल की हो सकती है। कई बार भी आप देखते हैं न्यूज़ में आता है कि रेलवेज में इतना ओवर क्राउडिंग के वजह से कई बार क्या है गर्मी के दिनों में एस्फिक्सिया के कारण मौत भी हो जाती है बहुत लोगों की। तो ये हमको देखना है, तो एक टर्म बस याद रखना है वो है एस्फिक्सिया, इसको देखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बोला जा रहा है कि भाई मेंस्ट्रुअल लीव जो है उसको मस्ट किया जाए। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के डिस्क्रिप्शन पे नहीं छोड़ सकते कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से क्या है मेंस्ट्रुअल लीव कोई देगा कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव या पीरियड लीव की हम बात कर रहे हैं। ये सिंपली एक तरह का लीव ही है जहाँ कोई भी वर्किंग वुमेन को ये लीव जो है वो मिलता है। वो लीव पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन सच एज सच अ कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट्स हर एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, तो मेनली क्या है जो पीरियड के समय जो लीव मिलता है चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, मतलब अगर नॉर्मली क्या हो सकता है कि 2 दिन जो है वो पेड लीव कोई ऑर्गेनाइजेशन दे, लेकिन उस वुमेन को या फीमेल को 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो फिर 2 दिन उसको पेड मिलेगा, 2 दिन क्या है अनपेड मिलेगा। मतलब डिनाइल नहीं हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बोले कि हम जो लीव जो है वो देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एज अ स्टेट कंसीडर करें तो अभी तक क्या है कि इंडिया के अंदर 2 ही ऐसे स्टेट है, एक है बिहार, दूसरा है केरला, जिसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को क्या है वुमेन के लिए इम्प्लीमेंट किया है अभी तक। बिहार के अंदर ये पॉलिसी जो है 1992 में ही क्या है कि इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, एंड वहाँ पे क्या है जो वुमेन एम्प्लॉयज़ है उनको हर महीने क्या है 2 दिन जो है वो मेंस्ट्रुअल लीव के रूप में क्या है मिलता है। केरला के अंदर क्या है 2023 में इसको मेंस्ट्रुअल लीव को क्या है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अप्लाई किया गया एक तरीके से। एंड 60 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव टू फीमेल स्टूडेंट्स अबव द एज ऑफ 18। ठीक है, 18 के ऊपर जो भी स्टूडेंट है फीमेल उसको 60 डेज मैटरनिटी लीव भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा।
अगर हम वर्ल्ड में देखें तो कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी क्या है मेंस्ट्रुअल लीव जो है इम्प्लीमेंटेड है। फॉर एग्जांपल स्पेन के अंदर है, जापान है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जाम्बिया एंड वियतनाम। स्पेन फर्स्ट यूरोपियन कंट्री थी जिसने ग्रांट किया पेड मेंस्ट्रुअल लीव को। मेन अगर हम देखें तो स्पेन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो 3 दिन से लेके क्या है हर मंथ 3 दिन दिया जाता है, जिसको एक्सपैंड करके 5 दिन जो है वो किया जा सकता है नॉर्मली। मतलब हर महीने क्या है 3 डेज जो है एज अ मेंस्ट्रुअल लीव जो है स्पेन के अंदर प्रोवाइडेड है फॉर द फीमेल एम्प्लॉयज। अगर हम देखें कि भाई आखिर पेड मेंस्ट्रुअल लीव की क्या ही जरूरत है, वेमेन को क्या नीड है, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो पहला चीज़ है हेल्थ एंड वेलबींग। कि भाई अगर मान लो कोई भी फीमेल है वो हेल्दी ही नहीं महसूस कर रही है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में अगर हम देखें तो जो आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट का मेन पर्पस क्या है, आउटपुट मतलब कोई ना कोई काम को परफॉर्म करना। तो उस केस में क्या है कि काम जो है वो अच्छे ढंग से वो फीमेल नहीं कर पाएंगी, तो लेस कम्पिटिटिव होंगी अपने को वर्कर्स की तुलना में। कि भाई दूसरे जो मेल एम्प्लॉयज़ है या उस दौरान मान लो कि दूसरी फीमेल है उनको क्या है वो जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन के समय क्या होता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे क्रैम्प्स वगैरह होता है, ब्लोटिंग होता है। तो उस केस में क्या है कि इंडिविजुअल का ओवरऑल अगर हम आउटपुट देखें तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा या लेस एफिशिएंट हम कह सकते हैं। तो इसके थ्रू अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव को क्या है पेड मेंस्ट्रुअल लीव कर देंगे तो उस केस में क्या है कि हम कह सकते हैं कि वो वुमेन को अलाउ करता है कि भाई आप जो है अपने हेल्थ पे पहले ध्यान दीजिए, हेल्थ सही होगा तो आगे जो है वो वर्क जो है ज़्यादा एफिशिएंट ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी एंड जेंडर गैप। जो जेंडर गैप हमें देखने को मिलता है वर्क फोर्स में, जिससे जो जेंडर पे गैप है बाय इनेबलिंग वुमेन टू फुल्ली पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स विदाउट सैक्रिफाइसिंग इनकम। ठीक है, तो असल में अगर हम देखें तो जेंडर गैप हमें देखने को मिलता है, या जो पे पैरिटी है वो भी हमको इससे दूर हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो लीव के कारण जो मेंस्ट्रुएशन है या जो स्टिग्मा है मेंस्ट्रुएशन से लेके कि भाई ओपन डिस्कशन मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में नहीं किया जाता है सोसाइटी के अंदर, उस पर क्या है किया जाएगा। दूसरा वुमेन को भी एक सिक्योरिटी रहेगा कि भाई हम 2 दिन छुट्टी लेंगे तो मेरा पैसा जो है वो नहीं कटेगा। प्रोडक्टिविटी एंड रिटेंशन, जिसके कारण अगर हम देखें कि अगर मेंस्ट्रुअल लीव कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को, अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को, तो उस समय क्या है कि फीमेल जो एम्प्लॉय वर्क कर रही हैं उनका भी एक तरीके से फेथ और लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इंक्रीज होता है। अगर हम आईएमएफ के डेटा के हिसाब से देखें तो equal participation of women in the workforce will increase India's GDP by 27% and will add USD $700 billion to its GDP by 2025। मतलब अगर हम इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, मतलब वुमेन एंड मेन अगर पार्टिसिपेट इक्वल लेवल पे करेंगे तो एक एक प्रेडिक्शन भी है कि इंडिया का जो जीडीपी है उसमें 27% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा 2025 तक। साथ ही साथ ओवरऑल मॉनेटरी बेसिस पे देखें तो $700 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो होगा कब, जब जितने मेल जो है वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लस हम कह सकते हैं उतने ही फीमेल जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब जो जेंडर गैप है वो कम हो। लेकिन हाँ, मेंस्ट्रुअल लीव देने के लिए क्या है कुछ आर्गुमेंट्स भी इसके खिलाफ हैं। ठीक है, मतलब कुछ कि भाई ये जो है मेंस्ट्रुअल लीव सही भी नहीं है एक तरीके से। कुछ कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहला कि अगर हम देखें तो ये डिस्करेज करती हैं हायरिंग फीमेल एम्प्लॉयज़ को। क्योंकि मान लो एज अ एम्प्लॉयर अगर हम देखें जिसमें हमको 2 एम्प्लॉय को लेना है, एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसको 2 दिन या 3 दिन हमको एक्स्ट्रा छुट्टी पेड लीव जो है वो प्रोवाइड करना है हर महीने। तो उस केस में क्या है एज एम्प्लॉयर मेरे दिमाग में रहेगा कि भाई हम उनको हायर ही ना करें, क्योंकि उस केस में क्या है हर महीने 2-3 दिन मेरे को वर्कफोर्स का जो है वो लॉस झेलना पड़ेगा। तो इसी कारण की वजह से क्या है कि फीमेल एम्प्लॉयज़ की जो हायरिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है डिस्करेज हो रही है एक तरीके से। फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वर्क प्लेस पे। ठीक है, अकोमोडेटिंग मेंस्ट्रुअल लीव्स में डिस्टर्ब वर्कफ्लो इंक्रीजेज वर्कलोड फॉर अदर्स। मान लो कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन जहां 10 लोग काम कर रहे हैं जिसमें एक जो है वो छुट्टी पे चली गई या 2 छुट्टी पे चली गई, तो उस केस में बचा हुआ एक आदमी का काम भी क्या है बाकी लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा ज़बरदस्ती। तो उस केस में डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि भाई जो छुट्टी नहीं जिनको मिल रही है उन पे क्या है वर्कलोड जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, या दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी लग रहा है कि भाई हमको ये छुट्टी जो है वो नहीं मिल रही है, इनको स्पेशल बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। इन्फोर्समेंट इश्यूज भी हो सकता है, क्योंकि हर जगह क्या है, क्योंकि ये क्या है
अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंटिंग पेड लीव फॉर मेंस्ट्रुएशन रेजेस चैलेंजेस सच एज डिटरमाइनिंग लेजिटिमेट यूज। अब कई बार क्या है कि फेक भी बोल सकती कोई फीमेल, अब इसको तो कोई चेक नहीं कर सकता है। तो कई बार क्या है कि मन नहीं है जाने का या ऑफिस में काम ज़्यादा है, तो उससे हम खुद को हटाने के लिए क्या है, हम झूठ भी बोल सकते हैं कि भाई जो मेंस्ट्रुएशन है उसके कारण हमको लीव चाहिए। तो इसका लेजिटिमेसी जो है बड़ा ही कंसर्न है। साथ ही साथ ये भी है कि जो री इन्फोर्सिंग है स्टिग्मा, उसके कारण क्या है कि ये स्पेशल जो लीव पॉलिसी है वो हाईलाइट कर सकता है मेंस्ट्रुएशन एज अ निगेटिव एस्पेक्ट को। क्यों भाई? क्योंकि मान लो सोसाइटी के अंदर क्या है, मेंस्ट्रुएशन वगैरह एक सोशल टैबू ही रहा है कि इस पे जो है लोग जो है वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है कि अगर ऑफिस में पता चले कि भाई ये जो पीरियड है इनका क्या है, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उस केस में क्या है कि वो फीमेल है, उनको कई बार सेमफुल सिचुएशन को भी देखना पड़ सकता है या झेलना पड़ सकता है। तो ये सारे क्या है और आर्गूमेंट्स रहे जो कि मेंस्ट्रुअल लीव्स के खिलाफ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमको पढ़ना है कि जो कर्नाटक के अंदर गिग वर्कर्स बिल आया है उसके कुछ प्रोविजंस को। सबसे पहले अगर हम देखें तो व्हाट इज गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी है क्या? सिंपली हम कह सकते हैं एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जहां मान लो कि एक एम्प्लॉय है और दूसरा क्या है, एक एम्प्लॉयर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। एक तो ये हो गया कि भाई ये इसके पास जॉब मांगने गया, ये जॉब दिया, बदले में इसने इसको सैलरी दी। सैलरी के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, कुछ पर्क्स थे, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया या पेड लीव्स हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर क्या है, कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ना रहे, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रहे कि भाई हम तुम्हारा काम करेंगे, बदले में क्या है हम तुमसे पैसा लेंगे, मतलब एक तरीके से हम जो कहते हैं फ्रीलांसिंग टाइप का, वैसा टाइप का कि भाई काम के बदले क्या है, पैसा मिल रहा है। जब काम नहीं करेंगे तो पैसा भी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो उसी से कंसर्न है कि भाई कोई भी ऐसा गिग वर्कर अगर हम देखें तो आज के डेट में जैसे ओला है, उबर है, जोमेटो है, स्विगी है, यहाँ पे क्या है मेन जो सोर्स है इकोनॉमी का इंडिया में, वो गिग इकोनॉमी का यही सारे कंपनीज जो है वो हैं। तो इसमें क्या है कि गिग वर्कर हम लोग कहते किसको है? तो अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, अ गिग वर्कर इज द पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्किंग अरेंजमेंट्स and earns from such activities outside of the traditional employee employer relationship। तो वही चीज़ जो मैंने बताया अभी कि भाई एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच जो फॉर्मल रिलेशनशिप है उसके बदले क्या है, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप का एस्टेब्लिशमेंट। इसी को जो एम्प्लॉय उस केस में होता है उसी को हम लोग गिग वर्कर कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स हो सकते हैं, ऑन कॉल वर्कर्स हो सकते हैं, टेम्प्रोरी वर्कर्स हो सकते हैं। तो ये सारे को क्या है, हम गिग वर्कर्स जो है वो कह सकते हैं। अगर हम ओवरऑल गिग फोर्स की बात करें इंडिया के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसके हिसाब से लगभग हम देखें तो 26.6 लाख पर्सन जो है वो रिटेल, ट्रेड एंड सेल्स के अंदर गिग वर्कर के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में 13 लाख लोग हैं, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के अंदर 6.3 लैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 लैक्स जो है वो है, एडुकेशन के अंदर हम देखें तो 1 लाख जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। ओवरऑल देखें तो 47% जो है वो मीडियम स्किल जॉब्स के अंदर है, 31% लो स्किल जॉब्स के अंदर है, एंड 22% जो है वो हाई स्किल जॉब्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं एज अ गिग फोर्स इन इंडिया। अगर हम एवरेज एज और इनकम की बात करें गिग वर्कर्स की इंडिया के अंदर, तो मीडियन एज क्या है, 27 है, और एवरेज जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो 18,000 है। इसमें से 17% लोग ऐसे हैं जो कि सोल ब्रेड विनर्स है अपनी फैमिली के, मतलब इकलौते काम करने वाले जो है, मतलब जितने भी गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें से 71% ऐसे हैं जो कि इकलौते क्या है वही काम करने वाले हैं, बाकी जो लोग हैं उन पे डिपेंडेंट ही है। एडिशनली गिग वर्कर्स ऑपरेट विथ एन एवरेज हाउस होल्ड साइज ऑफ 4.4, मतलब एवरेज हाउस होल्ड साइज मतलब हर परिवार में लगभग एक गिग वर्कर पे ओवरऑल देखा जाए तो 4.4 लोग जो है वो उस फैमिली के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें जो कि गिग वर्कर्स जो है वो फेस करते हैं, सबसे पहला क्या है कि लो वेजेस का होना, अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन, कई बार हमको गिग वर्कर में मेल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, फीमेल बहुत कम दिखती हैं। लैक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो एक प्रमोशन का
बेनिफिट भी होता है कि एक समय के बाद आप प्रमोट हो सकते हो, आप में अगर काबिलियत है तो। लेकिन एज अ गिग वर्कर क्या है, पॉसिबिलिटी प्रमोशन का वगैरह कुछ नहीं। आप जीवन भर क्या है, अगर आप ओला या उबर की गाड़ी चला रहे हो तो आप जीवन भर ओला या उबर की ही गाड़ी चलाओगे। क्यों? क्योंकि वो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय नहीं है कि वो आपको क्या है प्रमोट कर रही या डेजिग्नेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है। दिस हैज ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट फ्रॉम वर्कर्स। इसी के लिए, इसी कारण से क्या है, वर्कर्स ने सारे जो कंपनीज है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। गिग वर्कर्स आर टिपिकली हायर्ड बाय कंपनीज ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड नॉट कंसीडर्ड दियर एम्प्लॉयज। उनको एम्प्लॉयज जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके कारण से जो भी ऑन रोल एम्प्लॉय जो कंपनी के होते हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इन गिग वर्कर्स को क्या है नहीं मिलते हैं। जैसे कि पेड लीव्स का होना, या सिक लीव्स, कैजुअल लीव्स, ट्रैवल एंड हाउसिंग अलाउंसेस, या जो प्रोविडेंट फंड सेविंग्स है, या हम सिंपली हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें क्या है गिग वर्कर्स को नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि गिग एक वर्कर है, वो महीने में 25 दिन जो है वो काम कर रहा है या 30 दिन काम कर रहा है। अगर वो 10 दिन काम नहीं करेगा तो 10 दिन का एक भी पैसा उसको क्या है नहीं मिलेगा। उस केस में क्या है कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। कोई फिक्स नहीं है कि भाई आप काम, आपको छुट्टी भी मिल सकती है, जिस दिन आपकी छुट्टी आप काम नहीं करोगे आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। जबकि अगर किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वहाँ क्या है, पेड लीव्स है। भाई पेड लीव्स भी है, साथ ही साथ जो संडेज है उनका भी पैसा मिल रहा है, मतलब महीने की सैलरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि संडे का पैसा जो है वो काट लिया जाएगा, कि एक दिन का पैसा आप संडे लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो कर्नाटक के अंदर जो बिल प्रपोज हुआ है, गिग वर्कर्स बिल, जो कि ड्राफ्ट फॉर्मेट के अंदर है, उसको थोड़ा हम देखते हैं। इस बिल के अनुसार क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एग्रीगेटर, एग्रीगेटर मतलब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, एंड वर्कर शुड कंटेन एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ग्राउंड्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टर्मिनेटेड बाय द एग्रीगेटर। मतलब एक लिस्ट होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। कई बार क्या हमें देखने को मिलता है कि जो कंपनी है वो क्या है एब्रप्टली अपने एम्प्लॉयज़ को, जो काम कर रहे हैं वर्कफोर्स, उनको बोले कि भाई कल से आप जो है वो काम नहीं करिएगा, आपका जो है वो यूज़र आईडी हम इनवैलिड कर दे रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि एक प्रायर नोटिस भी नहीं मिला उस वर्कर को कि भाई दूसरी जगह वो काम पकड़ सकता है। तो बोला गया है कि उस बिल के अंदर कि भाई प्रॉपर ग्राउंड्स होना चाहिए, एकदम मेंशन कि भाई किस किस ग्राउंड पे आप क्या है टर्मिनेट कर सकते हो अपने जो गिग वर्कर है उसको। इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट द एग्रीगेटर शैल नॉट टर्मिनेट अ वर्कर विदाउट गिविंग वैलिड रीजंस। ठीक है, विदाउट वैलिड रीजंस क्या है, टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रायर नोटिस जो है वो 14 दिन का आपको देना ही होगा। आर्बिट्ररी टर्मिनेशन भी है, वो भी क्या है, क्योंकि आज की डेट में ऐसे ही कि भाई इतने लोगों को क्या है कल से हटा दिया गया, 1000 लोगों को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये तो कंपनी के लिए हम ले ऑफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मान लो गिग वर्कर है, उसको बोला गया कि भाई आपकी आईडी जो है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होती है ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ी होती है, यूज़र आईडी वगैरह रहता है, उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है आर्बिट्ररी टर्मिनेशन हम मानते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि जो कंपनीज है वो क्या है अपने जो वर्कर है उसको ब्लैकलिस्ट कर देती कि भाई दूसरे जगह उसको, मान लो कि वो स्विगी में भी काम कर रहा है, वो जोमेटो में भी काम कर रहा है, तो स्विगी वाले ने क्या ब्लैकलिस्ट कर दिया, अब उसको जोमेटो वाले से भी ऑर्डर जो है वो नहीं मिलेगा। उस केस में क्या है, उसको उसके लिए भी प्रोविजंस लाए गए हैं। साथ ही साथ जो ड्राफ्ट है वो मैंडेट करता है एग्रीगेटर को टू मेक पेमेंट्स एटलीस्ट एवरी वीक, कि भाई हर हफ्ते आप वीकली पेमेंट करो। ऐसा नहीं है कि अब 10 दिन 15 दिन कोई टाइम शेड्यूल है ही नहीं आपका पेमेंट का। साथ ही साथ जो वर्कर है उसको इन्फॉर्म भी करे अगर क्या है कोई डिडक्शंस पेमेंट में होता है तो उसके लिए। एज पर द न्यू ड्राफ्ट वर्कर विल हैव द राइट टू रिफ्यूज। मतलब कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गिग्स हम लोग कह रहे हैं, जो मान लो कि जितना कॉल आया, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई ओला में गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो मान लो कि पर डे उसको है कि 10 तो है मिनिमम करना ही है। अगर हो सकता है किस दिन वो 5 ही करे, किस दिन 6 ही करे, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो रीज़न प्रोवाइड कर रहा है तो भी क्या है ज़बरदस्ती आप बोलो कि नहीं नहीं मिनिमम आपको 15 जो है वो करना ही पड़ेगा। हो सकता है उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा ना हो, फिर भी उसकी मजबूरी है कि वो काम कर ही रहा है। तो एक रीजनेबल कॉज के थ्रू अगर क्या है कि कोई एम्प्लॉय बोल रहा है या कोई गिग वर्कर क्या है अपने एग्रीगेटर को बोल रहा है कि भाई हम जो है मिनिमम इतना ही कर सकते, तो वहाँ पे क्या है वो रिफ्यूज़ कर सकता है रीजनेबल कॉज के साथ। ठीक है, उसका एडवर्स इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि गिग वर्कर जो है उसको निकाल दिया जाएगा या उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। फिर साथ ही साथ क्या है एक वेलफेयर फंड का भी क्रिएशन हो, ताकि हर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन वर्कर एंड कंपनी उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या है उस वेलफेयर फंड को जाए। एंड इस वेलफेयर फंड का इस्तेमाल क्या है उसी गिग वर्कर या ओवरऑल गिग वर्कर को जिनको जरूरत है उनको क्या है उनको दिया जाएगा। मतलब
अगर हम देखें तो ये वेलफेयर फंड जो है वो गिग वर्कर के लिए ही क्या है क्रिएटेड रहेगा, कि अगर जिस दिन उसको बीमार है, वो उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस वेलफेयर फंड से वो क्या है उसको पैसा दिया जा सकता है, या हो सकता है मान लो उसको इंश्योरेंस या उसके हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उसके इसमें दिया जा सकता है। तो एक वेलफेयर फंड भी जो है उसको क्रिएट किया जाएगा। The aggregator must also provide reasonable and safe working conditions for workers, although the draft does not delve into what constitutes as reasonable। ठीक है, तो बोला गया कि भाई एग्रीगेटर जो है अपने जो गिग वर्कर्स है उसको रीजनेबल क्या है, सेफ, रीजनेबल और सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, लेकिन जो रीजनेबल जो टर्म है उसको फिर मतलब नहीं बताया गया कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं। तो यही हमारा था गिग वर्कर्स से रिलेटेड जो ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसी के सिलसिले में जो भी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर किन किन टॉपिक्स पे क्या है रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, उसके बारे में क्या है एक डिटेल अकाउंट दिया गया है। जैसे अगर हम देखें तो कुछ कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, जैसे कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं जो नैनो पार्टिकल्स है उससे रिलेटेड हो गया। हाँ, और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम देखें तो फोटो कैटालिसिस हो गया, और भी है जैसे लैक आरएनए हो गया। इंडिया में अगर हम देखें तो जिंक ऑक्साइड हो गया, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हो गया, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हो गया, नैनो फ्लूइड हो गया। ये सब क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या हॉट टॉपिक्स है जिसपे क्या है रिसर्च पब्लिश जो है वो होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, जिसको मैंने लिया है। अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च की बात करें तो इसका स्टार्टिंग 2001 के अंदर ही हुआ था, जब स्टैब्लिशमेंट किया गया था एनएसटीआई का। एनएसटीआई क्या है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसी के अंतर्गत इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था 2001 के अंदर। इनिशियल जो फंडिंग थी वो 60 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, 2007 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया, एक मिशन को इनिशिएट किया, नैनो मिशन इसका नाम रखा गया। ये एक 5 ईयर प्रोग्राम है, एलोकेटेड विथ अ बजट ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि नैनो मिशन का, कि फंडामेंटल नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या है डेवलप किया जाए इंडिया के अंदर। यही जो है मेन हम कह सकते हैं फोकस था नैनो मिशन का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस हैं नैनो टेक्नोलॉजी का इंडिया के अंदर। जैसे हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो जो डायग्नोस्टिक्स एंड ड्रग डिलीवरी है उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ है, ताकि जो ट्रीटमेंट हो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन में कंपनीज है जैसे राइट वाटर, वो क्या है नैनोटेक का इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए या कॉन्टामिनेंट रिमूवल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर्किंग ऑन नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन्हांसिंग डिवाइस एफिशिएंसी। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है अप्लायंसेज में तो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि जो उनका एफिशिएंसी है उसको क्या है इंक्रीज जो है वो किया जा सके। फिर जो भी मटेरियल्स साइंस है उसमें नैनो मटेरियल्स का यूज़ करके, कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ किया जाता है उसको उसको क्या है उसके लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाएगा। एनर्जी में अगर हम देखें तो जो सोलर सेल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना नैनोटेक का इस्तेमाल करके, जिसके कारण जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें क्या है कंट्रीब्यूट हो सके। एग्रीकल्चर में हम पढ़ते भी हैं नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल में भी यूज़ किया जाएगा। स्पेस रिसर्च में अगर हम देखें तो लाइट वेट जो और ड्यूरेबल जो स्पेस क्राफ्ट मटेरियल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन नैनो पार्टिकल्स के थ्रू या नैनो टेक के थ्रू किया जाएगा। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी है मटेरियल का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में देखें तो जो वेस्ट ट्रीटमेंट है उसमें क्या है नैनोटेक का इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो फूड पैकेजिंग और जो बैरियर प्रॉपर्टीज़ है उसमें नैनो पार्टिकल्स या नैनोटेक का, मतलब जो टेट्रा पैक टाइप का जो है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जा सकता है नैनोटेक की मदद से। लेकिन हाँ, ये सारे तो एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है बहुत सारे चैलेंजेस हैं नैनोटेक का रिसर्च के अंदर, नैनोटेक रिसर्च का इंडिया के अंदर। जैसे सबसे पहले फंडिंग तो रहता ही है कि भाई इंडिया के अंदर क्या है लिमिटेड फंडिंग रहता है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो लिमिटेड है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, लैब्स है, जो हम कह सकते हैं फैसिलिटीज सेंटर्स है, वो क्या है काफ़ी लिमिटेड है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भी कमी है इंडिया के अंदर। जो फ्रेमवर्क है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो भी क्या है
कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो कम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस है सेफ और एथिकल नैनो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, उसकी लैकिंग, हमें फंडामेंटल लैकिंग देखने को मिलती है। लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं, हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक ट्रस्ट है या जो एक्सेप्टेंस है नैनो टेक्नोलॉजी का, उसके लिए क्या है, लोग तैयार नहीं हैं। इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन जो है वो लिमिटेड कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है। इस वजह से जो कमर्शियलाइजेशन है, जो भी आर्टिकल्स बनते हैं या जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसका काफ़ी कम होता है। आईपीआर से भी रिलेटेड चैलेंजेस है, जैसे कि पेटेंट को लेके, या हम कह सकते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो उसके पेटेंट में प्रॉब्लम होती है या डिले होता है। स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग मेथड्स है उसकी भी लैकिंग है। एथिकल कंसर्न्स है, जहाँ पे मेडिकल और जेनेटिक एप्लीकेशंस को लेके ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि नैनोटेक, क्योंकि लिविंग बॉडी है तो उसमें क्या है, एथिकल कंसर्न्स भी आ जाता है। ओवरऑल ग्लोबल कंपटीशन भी है कि भाई इंडिया के अंदर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, क्या वो ग्लोबली कंपिटिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च को लेके है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, तो इतना ही था हमारा नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अगर हम देखें तो ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सीबीआई। देखो कई बार क्या है, एलिगेशन बार बार लगाया जाता है कि सीबीआई जो है वो गवर्नमेंट की एक पपेट ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है कि भाई आखिर क्या सीबीआई जो है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है भी या नहीं, या सीबीआई अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल जो वर्किंग है वो कैसे कर पाती है, या किस एक्ट से अपने पावर को डिराइव करती है, या कौन सी बॉडी है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सीबीआई है हमारे देश के अंदर एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी के रूप में स्टैब्लिश्ड है। ये असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। तो दो है ऑर्गेनाइजेशन, एक सीवीसी हो गया, दूसरा लोकपाल। उसके लिए क्या है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मतलब उसकी वर्किंग हैंड एक तरीके से कह लो तो सीबीआई है। इट फंक्शंस अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस जो कि पीएमओ ऑफिस के अंदर जो है वो आता है, पीएमओ के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंदर क्या है, ये फंक्शन करती है सीबीआई। लेकिन अगर हम देखें, अगर ये सीबीआई एज अ एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर काम करेगी, तो फिर उस केस में क्या है, ये सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसको, इसके फंक्शन को डायरेक्ट करता है। ये नोडल पुलिस एजेंसी है वर्ल्ड के अंदर, विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। तो वर्ल्ड के अंदर जो इंटरपोल मेंबर कंट्रीज है उसके बिहाफ में इंडिया के अंदर सीबीआई जो है वो काम करती है। मतलब वर्ल्ड पुलिस के रूप में क्या है, सीबीआई एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम कन्विक्शन रेट की बात करें तो इसका काफ़ी हाई है, 65 से 70% क्या है कन्विक्शन रेट जो हमको देखने को मिलता है। एंड इट इज़ कंपेरेबल टू द बेस्ट एजेंसीज इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जो बेस्ट एजेंसी है, जैसे वर्ल्ड की, जैसे यूएस में देखें तो एफबीआई है। ठीक है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो उसी के पैरेलली हमको इंडिया के अंदर क्या है, सीबीआई देखने को मिलता है। सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसका पावर जो है ये डिराइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ठीक है, ये एस्टैब्लिशमेंट अगर हम सीबीआई का देखें तो एक कमेटी फॉर्म हुई थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64 में। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम सांथानम कमेटी था। इसी के रिकमेंडेशन पे सीबीआई का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है। अगर हम देखें डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का, कि कैसे डायरेक्टर जो है अपॉइंट होते हैं, तो नॉर्मली जो डायरेक्टर सीबीआई के होते हैं वो आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर होते हैं। एंड वही मेनली क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 2014 तक जो सीबीआई के डायरेक्टर थे वो डीएसपीई एक्ट 1946 के हिसाब से क्या है, उसी के बेसिस पे उनका रिक्रूटमेंट होता था या अपॉइंटमेंट होता था। ठीक है, 2003 के अंदर डीएसपीई एक्ट वाज रिवाइज्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट्स रिकमेंडेशन इन द विनीत नारायण केस। तो विनीत नारायण केस का जो जजमेंट था उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज किया डीएसपीई एक्ट को 2003 के अंदर। एंड उसके बाद से क्या है कि कमेटी बनाई गई जिसके थ्रू क्या है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर है वो अपॉइंट होते हैं। इस कमेटी के अंदर अगर हम देखें तो मेंबर्स सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के भी होती है,
सेक्रेटरीज रहते हैं होम मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इसके भी सेक्रेटरीज रहते हैं जो कि रिकमेंडेशन सेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर। लेकिन 2014 में जो लोकपाल एक्ट आया था वो क्या है, वो अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर के लिए कमेटी बनाते हैं, एंड ये कमेटी जो है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अदर मेंबर्स कौन कौन से रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, सीजेआई रहते हैं या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। मतलब 2014 से पहले, मतलब 2003 के अंदर क्या है समझो कि डीएसपीई एक्ट के थ्रू जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमेटी तय करती थी जिसमें मेंबर्स होते थे सीवीसीज के, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के सेक्रेटरी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है रिकमेंडेशन सेंड करते थे। 2014 के अंदर लोकपाल एक्ट आता है एंड फिर क्या है चेंज हो जाता है। अब क्या है, कमेटी जो है वो सीबीआई डायरेक्टर तो चुनती है लेकिन कमेटी के मेंबर बदल जाते हैं। जैसे मेंबर में हेडेड जो है वो जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, अदर मेंबर्स में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होगी और साथ ही साथ सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो सकते हैं अगर सीजेआई नहीं रहेंगे तो उस केस में। और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है एज अ टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, बाय द सीवीसी एक्ट 2003 के तहत हम कह सकते हैं टेन्योर जो है वो 2 साल का है, जहाँ जिससे पहले उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। फिर भी क्या है कि कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस किया जाता है या बार बार देखने को मिलता है सीबीआई के द्वारा। सबसे पहला क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है सीबीआई को बाय कॉलिंग इट अ केज्ड पैरट, ठीक है, कि भाई ये जो है अपने मास्टर्स का वॉइस बोलते हैं या वैसे ही एक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट इसको बोलती है वैसे ही ये लोग क्या है एक्ट करते हैं। फिर क्या है कि चैलेंजेस में अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन डिले, कई बार डिलेड देखने को मिलता है। जैसे अगर हम देखें तो कई बार हमको देखने को मिला कि हाई लेवल अगर लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं तो उस केस में डिले भी देखने को मिलता है। क्रेडिबिलिटी भी लॉस किया है। इसमें देखने को मिला कि कई बार जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं केसेस के अंदर, वहाँ क्या है कि जो मैटर है वो क्या है वो सॉर्ट आउट या कन्विक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्रेडिबिलिटी भी लूज़ किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। अकाउंटेबिलिटी भी क्या है, उसकी भी लैकिंग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके अंतर्गत सीबीआई जो है उससे एग्जेम्प्टेड है, यानी कि सीबीआई में क्या चल रहा है इसको आप नहीं जान सकते आरटीआई एक्ट के थ्रू, आरटीआई फाइल करके, ठीक है। एक्यूट शॉर्टेज है, जो पर्सनल है या जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या है वो शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। पावर भी क्या है लिमिटेड हो जाता है, क्यों, क्योंकि सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं कर पाती है, क्योंकि एक जनरल कंसेंट था। जनरल कंसेंट मतलब विदाउट इन्वेस्टिगेशन, मतलब विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पहले से अलाउ करके रखी थी कि सीबीआई जो है वो क्या है इन्वेस्टिगेट कर सकती है सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके भी स्टेट के अंदर। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने क्या है विड्रॉ कर लिया जनरल कंसेंट को, जिसके कारण अब क्या है सीबीआई किसी दूसरे स्टेट के अंदर जैसी जाती है तो उनको क्या है उस स्टेट के पुलिस से क्या है परमिशन जो है वो लेना पड़ता है या गवर्नमेंट से। तो इसी कारण से क्या है कि जो पावर है उसमें भी लिमिटेशन हमें देखने को मिला। एरिया भी जो वर्किंग का है वो क्या है घटा दिया गया है, ठीक है। वही चीज़ है कि कई बार देखने को मिलता है कि हाई लेवल पे अगर ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है तो उस केस में क्या है सीबीआई जो है वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके पावर्स को भी क्या है लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो हमको पढ़ना है कि जो साउदर्न सिल्क रूट है उसमें कुछ ट्रीज जो है वो फिर से क्या है वो डेवलप करना स्टार्ट किए, साथ ही साथ ट्रेड की भी बात की जा रही है। तो असल में क्या है इसको हमको बहुत ज़्यादा कुछ जैसे पाम ट्री वगैरह हमको मिला है जो साउदर्न, जो अगर हम पार्ट देखेंगे जैसे आप देखोगे यहाँ पे कालिम्पोंग हो गया और सिक्किम हो गया, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक तरीके से बॉर्डर स्टेट कह लो, ठीक है, तो वो हमारा है। तो अगर हम देखें तो उस पूरे रीजन में क्या है कई डिफरेंट लैंडस्केप में ट्रीज़ वगैरह क्या है डेवलप होना स्टार्ट हुए। एक जैसे ये है विंडमेयर पाम ट्री जो है वो देखने को यहाँ मिल रहा है। इसका नाम जो है यहाँ पे आप देखोगे, जैसे अगर हम देखें विंडमेयर पाम ट्री, ठीक है, इसको हम लोग ट्रैकी कार्पस लैटिसेक्टस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है एक नाम जो है आप बस याद रखना इसको। बाकी मेनली देखो हमको पढ़ना है सिल्क रोड या सिल्क जो रूट था उसके बारे में। तो सिल्क रूट या सिल्क रोड जो था वो एक वास्ट नेटवर्क था ट्रेड रूट्स का, जो कि कनेक्ट करता था यूरोप के अटलांटिक सी बोर्ड को विद द पैसिफिक कोस्ट ऑफ एशिया, यानी कि चाइना को, ठीक है। जो कि लगभग हम कहें तो ओवरऑल 1500 साल पहले क्या है हिस्ट्री के अंदर हमको सिल्क रूट देखने को मिलता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर
named for the lucrative silk trade that was established in China at the far eastern end of the trade route. ठीक है, तो जो ईस्टर्न एंड था वहाँ पे क्या है, चाइना का ट्रेड जो है, सॉरी सिल्क का जो ट्रेड है चाइना के थ्रू क्या है हो रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिल्क जो है वही नहीं जा रहा था, मतलब सिल्क के अलावा क्या है, मेनली देखो मेनली जो था वो सिल्क था, उसके अलावा और भी अदर गुड्स थे, जैसे स्पाइसेस था, गोल्ड था, प्रीसियस स्टोन्स था, ये भी थे। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो सेकेंड सेंचुरी बीसीई के अंदर जो चाइनीज़ हैंड डायनेस्टी था चाइना के अंदर, उसके एम्पेरर थे वू। उन्होंने ही क्या है अपने एक डिप्लोमेट को क्या है डिस्पैच किया था कि भाई जाओ देखो वेस्टर्न रीजन से जाके ट्रेड करो, ठीक है। तो जो जैंग कियान थे जो कि एक तरीके के डिप्लोमेट थे किन के, एम्पेरर वू के, ऑफ द चाइनीज हैंड डायनेस्टी, वो क्या है वो जाते हैं वेस्टर्न रीजन की तरफ। दिस लेड टू द ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तारिम बेसिन रूट ऑफ द सिल्क रोड, ठीक है। तो जो सिल्क रूट का तारिम बेसिन रीजन है वो इस्टेब्लिश होता है, वो एक तरीके से खोजते हैं उसको। इसी वजह से क्या है, जो हम फादर ऑफ द सिल्क रूट जो है वो कह सकते हैं जैंग कियान को, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस रूट को जो है वो डिस्कवर किया था। अगर हम आज भी देखें तो ये क्या है कि ये चाइना हो गया, चाइना का ये पार्ट से लेके अगर हम देखें तो एक साइड से इधर हो गया, फिर सी से ये मूवमेंट है, ये मैरीटाइम सिल्क रूट हो गया, ये वाला जो है ओवरलैंड सिल्क रूट है। इंडिया के थ्रू क्या है, तो कोई यहाँ सिक्किम है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, यहाँ तक आ रहा है। फिर अगर हम देखें तो ये मूव करके क्या है, ये जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ चला गया। फिर हम कह सकते हैं ऐसे करके ये क्या है यूरोप जाएगा। तो ये जो है ओवरलैंड सिल्क रूट हो गया, इधर वाला क्या हो गया मैरीटाइम सिल्क रूट हो गया। तो हाउ द रूट ऑफ सिल्क रोड वॉज शिफ्टेड, तो इनिशियली जो था वो तारिम बेसिन रूट था जो कि ओल्ड रूट था, लेकिन धीरे धीरे क्या है जो तारिम बेसिन रूट था उसको चेंज करके क्या है न्यू रूट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मर्चेंट्स उस रूट से जाते थे वहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो नेचुरल कैलमिटीज़ वगैरह आए होंगे, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि जो रूट है वो क्या है वो ख़राब हो गया। उस कारण से जो रूट है उसको क्या है चेंज किया गया है। नए रूट की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग जुंगर बेसिन रूट कहते हैं, जो कि लगभग 420 से लेके 850 सीई के बीच में क्या है इवॉल्व होता है। अब क्या है जो तारिम बेसिन रूट था उससे कैरावैन यानी कि जो सामान लेके लोग जाते थे वो नहीं जा पा रहे थे। इंस्टीड दे स्टार्टेड यूजिंग द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द त्यानसन माउंटेन्स इन जुंगर बेसिन इन मॉडर्न डे जियांगजिन जिनजियांग, ठीक है, जिसको हम लोग जुंगरिया कहते हैं, हिस्टोरिकली उसको जुंगरिया कहते हैं। नया जो न्यू नॉर्दर्न रूट था वो रिप्लेस किया किसको, तारिम बेसिन रूट को। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो पहले क्या था, पहले जो ओल्ड रूट था वो था तारिम बेसिन रूट, दूसरा जो है उसको रिप्लेस करके कौन सा रूट बन गया, जुंगरिया बन गया, जो कि कौन था, जो न्यू नॉर्दर्न रूट था, थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में जो रूट है उससे फॉलो कर रहे थे। अगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें सिल्क रूट की, तो सबसे पहला क्या है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्यों भाई, क्योंकि मेन ट्रेड रूट था सिल्क रोड जो है वो सिल्क का जो एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना से। साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो अदर वैल्यूएबल मेटल्स थे जैसे कि स्पाइसेस हो गया, वैल्यूएबल मेटल्स हो गया, जेम स्टोन्स हो गए, ये चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया और मेडिटेरेनियन रीजन के बीच में क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन चीज़ों का हो रहा था, जिसके कारण काफ़ी नॉर्मस हम कह सकते हैं क्वांटिटी में वेल्थ ऑफ प्रॉस्पेरिटी इस रीजन के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और इस रीजन के अंदर क्या है जो सोसाइटीज़ रह रही थी वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गई। कल्चरल डिफ्यूज़न भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कल्चरल आर्टिस्टिक या रिलीजियस आइडियाज़ है ईस्ट और वेस्ट के बीच में उसका भी एक्सचेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे बुद्धिज़्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया या अदर बिलीफ्स हो गया। दिस एक्सचेंज promoted द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस एंड नॉलेज, enriching cultural heritage एंड contributing टू अ डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि आज के डेट में हम देखते हैं तो एक्सचेंज नहीं होता, तो जो डाइवर्सिफिकेशन है हमको वर्ल्ड के अंदर रिलीजियस या बिलीव्स का वो हमें देखने को नहीं मिलता। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था, क्योंकि देखो ये सिल्क रूट जो है वो बड़ा ही क्रूशियल नेटवर्क था ट्रेड रूट्स का, जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या है ट्रेड ही सिल्क का ही ट्रेड नहीं हो रहा था, अदर जो गुड्स थे उनका भी ट्रेड होता था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ, क्योंकि देखो जैसे जैसे क्या है कि जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करने लगता, तो जैसे जैसे क्या है कि नीड हो रही थी वैसे वैसे इस पूरे रूट के अंदर क्या है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी तो था ही, पैसा आ ही रहा था, वेल्थ था ही, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम लेगेसी एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात करें तो सिल्क रूट का यही लेगेसी रहा कि आज के डेट में मॉडर्न डे में चाइना ने फिर से इसको क्या है
फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है, ठीक है। एंड ऑफ सिल्क रूट, तो एंड ऑफ सिल्क रूट कब एंड हुआ, तो जब 1453 के अंदर ओटोमन एम्पायर जो है वो ख़त्म होता है, तो जो वेस्ट के साथ क्या है कॉन्टैक्ट जो है वो इस रूट के थ्रू ख़त्म हो जाता है। एंड अदर जो है वो ईस्ट और वेस्ट क्या है अल्टरनेटिव पाथवे भी जो है वो भी डिस्कवर हो गया, जो कि सी कोस्ट के थ्रू था, ठीक है, मतलब सी के थ्रू था, सी रूट था। तो जो ये लैंडमार्क रूट था वो क्या है एक तरीके से एंड हो जाता है। 2013 के अंदर चाइना ने इनिशिएट किया फिर से क्या है वन बेल्ट वन रोड, जिसको ओबोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह सकते हैं, ताकि वो सिल्क रूट को क्या है फिर से रिवाइव कर सके। एंड इस सिल्क रूट के रिवाइवल वाले प्रोजेक्ट जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम कह रहे हैं, चाइना इसके थ्रू क्या है लगभग हम कह सकते हैं इसके थ्रू 60 से ज़्यादा कंट्री जो है एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका की, ईस्ट अफ्रीका की, वो क्या है फिर से उनके बीच क्या है कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर हम इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को देखें तो देखो यहाँ से जियांगजैन है, एंड यहाँ से क्या है कि ये चाइना के थ्रू होते 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 ये हो गया आपका मॉस्को रशिया, फिर जर्मनी, ऐसे करके यहाँ से क्या है जो मैरीटाइम सी रूट हो गया, कीनिया हो गया, नैरोबी, फिर क्या है आपका कोलकाता यहाँ हो गया, फिर कोलंबो हो गया, फिर ऐसे करके क्या है ऐसे करके। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसको चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम दिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की बात की गई है, जिसको हम लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कहते हैं या DICGC कहते हैं। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इज अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ द RBI, ठीक है। RBI का एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो कि बैंक कस्टमर्स को इंडिया के अंदर क्या है डिपॉजिट के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। Deposit insurance is a system that protects the deposits of small savers in case of a bank failure। अगर मान लो कोई बैंक फेल कर जाता है तो इस केस में क्या है कि ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो क्या है वो जो भी कस्टमर होंगे उनको क्या है उनका पैसा देगा। The DICGC was established in 1978 under the DICGC Act 1961 and is under the jurisdiction of the Ministry of Finance, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। तो 1978 के अंदर क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। किस एक्ट के थ्रू? DICGC एक्ट 1961 के थ्रू। कवरेज वाइज देखा जाए तो 2020 के पहले क्या है कवरेज था 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, ठीक है, चाहे वो सेविंग्स के रूप में बैंक डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करंट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, कुछ भी हो। अगर फेल होता है बैंक उस केस में क्या है बैंक जो है वो पे करेगी 1 लाख रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है इसको 2020 फरवरी के अंदर रिवाइज करके 5 लाख कर दिया गया कि भाई मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए, कि भाई आपने 5 लाख रुपए रखा बैंक के अंदर और मान लो बैंक जो है वो लुट गया, बर्बाद हो गया, तो उस केस में क्या आपको 5 लाख रुपए जो है वो मिल जाएगा। 10 लाख रखा है तभी भी 5 ही लाख मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 ही लाख है, ठीक है। द प्रीमियम फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस इज पेड बाय द इंश्योर्ड बैंक्स देमसेल्व्स, मतलब जो प्रीमियम इस इंश्योरेंस का होगा कि भाई आपने पैसा रखा उसके लिए जो इंश्योरेंस है उसका जो प्रीमियम है वो बैंक ही देगा, मतलब जो कस्टमर है वो नहीं देंगे, ठीक है। द DICGC हैज़ द पावर टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बैंक, मतलब अगर कोई मान लो बैंक जो है वो इससे क्या है इस पे चलता नहीं है कि भाई जो बैंक को प्रीमियम देना है वो बैंक प्रीमियम नहीं देता है, तो उस केस में क्या है लगभग हम कह सकते हैं 3 कंजिक्यूटिव हाफ ईयर पीरियड्स का इंतजार करेगा DICGC, ठीक है। मतलब DICGC जो है वो 3 कंजिक्यूटिव हाफ ईयर पीरियड्स मतलब 1.5 साल का इंतजार, 1.5 साल में लगातार क्या अगर प्रीमियम नहीं आता है तो उस केस में इसके पास अथॉरिटी है कि उस बैंक का रजिस्ट्रेशन भी क्या है कैंसिल कर सकता है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो DICGC ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटीज टू एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स फॉर लोन्स गिविंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है ये जो गारंटी है वो बैंक को ही मिल रहा है सिर्फ। DICGC जो है वो स्मॉल जो बैंक्स होते हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक जो RRBs होते हैं उनको भी क्या है उनके लिए भी प्रोवाइड करता है। किस लिए? जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं वो भी, मतलब मान लो कि कोई मार्जिनल फार्मर या जो लेबरर्स है वो अपने पैसे को कहाँ रख रहा है RRBs में, तो उसके लिए भी जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ जो अदर बैंक्स होते हैं नॉर्मल बैंक्स जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, इसी के लिए नहीं प्रोवाइड हो रहा है, साथ ही साथ जो RRBs है
या कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए भी क्या है, DICGC जो है वो इंश्योरेंस जो स्कीम है उसको प्रोवाइड करती है। The DICGC is a part of the financial safety net in India, along with the RBI, the government, and other regulators. It plays an important role in maintaining public confidence in the banking system and promoting financial. Obviously, ये देखो, अगर मान लो आपको भरोसा ही नहीं रहेगा, मान लो तुम किसी को पैसा दिए वो लेके चला जाएगा कहीं, या तुम्हारा पैसा डूबने वाला है, ये तुमको है कि एक मन में डर है, लेकिन एक गारंटी हो गया कि कुछ भी होगा तो ये क्या है, तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो आप क्या है, ज़्यादा सिक्योर जो है वो ज़्यादा बिलीफ जो है आपका स्ट्रांग रहेगा बैंकिंग सिस्टम के प्रति। द DICGC is also expected to subsumed into a proposed resolution corporation that will deal with the resolution of failed financial firms across the sectors। ठीक है, तो माना जा रहा है कि भाई जो DICGC है वो आगे जाके क्या है, जो रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन बनाया जाएगा उसमें क्या है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये जो रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन है ये मेनली डील करेगा किससे, जो भी फेल्ड फाइनेंशियल फर्म्स है, जितने भी सेक्टर्स हैं सबके फेल्ड फाइनेंशियल फर्म से डील करेगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो यही हमारा एक था जो कि इंश्योरेंस था बैंक बैलेंस को लेके। बस याद रखना इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो कब आया था, 1978 के अंदर। ठीक है, DICGC एक्ट 1961 के तहत कितना लिमिट है, 5 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन रेशियो। अब ये इन्फॉर्मेशन रेशियो है क्या, सिंपली ये क्या है, पोर्टफोलियो रिटर्न एक बेंचमार्क तय किया जाता है कि भाई इतना तो मिनिमम मान लो कि 10% रिटर्न हो गई, इसके ऊपर कितना रिटर्न क्या है आ रहा है पोर्टफोलियो, मान लो 20% आ रहा है। ठीक है, और 10% बेंचमार्क था बाई द ट्रैकिंग एरर, कि जो ट्रैकिंग एरर है मान लो 2% 1% कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन रेशियो फॉर्मूला कहते हैं या इन्फॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रेशियो होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका क्या है, उसका एक तरीके से क्रेडिबिलिटी तय होगा कि भाई वो जो है आपको ज़्यादा रिटर्न ला के देगा। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि भाई जितना इन्फॉर्मेशन रेशियो रहेगा उतना आपका, क्योंकि देखो पहले इन्फॉर्मेशन पोर्टफोलियो रिटर्न है जितना आपको मैक्सिमम मिल रहा है, माइनस बेंचमार्क रिटर्न है बाई ट्रेडिंग एरर है, तो बेंचमार्क तो फिक्स है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन रेशियो होगा। तो सिंपल इन्फॉर्मेशन रेशियो जो है इज यूज टू कैलकुलेट द स्किल ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर एट जनरेटिंग रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ अ गिवन बेंचमार्क, कि भाई एक गिवन बेंचमार्क है उस पर मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजर, वो उसका क्रेडिबिलिटी तय करता है। तो इन्फॉर्मेशन रेशियो क्या है, हायर होगा, इट मीन्स अ बेटर पोर्टफोलियो मैनेजर हु इज अचीविंग अ हायर रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द बेंचमार्क गिवन द रिस्क टेकन। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है कि आपका आईआर जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जो पोर्टफोलियो मैनेजर है आपको ज़्यादा रिटर्न जो है वो लाके आपको देगा। एक गुड इन्फॉर्मेशन रेशियो रेंज कितना होना चाहिए, तो बोला गया कि भाई एक गुड इन्फॉर्मेशन रेशियो स्टार्ट होता है 0.5 से लेके इन्फॉर्मेशन रेशियोज अबव सिग्निफाई प्रोग्रेसिवली बेटर रिजल्ट्स, इन्फॉर्मेशन रेशियो ऑफ 1 एंड अबव वुड बी कंसिडर्ड एक्सीलेंट। तो एक या एक से अधिक क्या है आपका, मतलब 0.5 के ऊपर ठीक माना जाता है, एक से ज़्यादा रहेगा तो क्या है उसको एक्सीलेंट माना जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर क्या है, एन इन्फॉर्मेशन रेशियो विल inform an investor if the portfolio manager or investment is generating enough returns in comparison to the risk taking. A tracking error will inform how much the investments return deviate from the benchmark। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन रेशियो है वो क्या हो गया, आपको बता रहा है कि भाई कितना बेंचमार्क के ऊपर क्या आपको पोर्टफोलियो रिटर्न मिलने वाला है। दूसरा, बेंचमार्क के से जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो कितना डेविएट करता है, वो ट्रैकिंग एरर आता है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है कि जो ट्रैकिंग एरर है वो एक तरीके से बता रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो बेंचमार्क से कितना डेविएट करता है। तो बोला गया कि भाई जो इन्फॉर्मेशन रेशियो है क्या वो निगेटिव हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि ये बेंचमार्क रिटर्न से भी कम क्या है पोर्टफोलियो रिटर्न आए, तो उस केस में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट हमारा न्यूज़ है वोल्बाचिया बैक्टीरिया से रिलेटेड। तो रिसेंटली देखा गया है कि एक वास्प है। ठीक है, ये वास्प क्या है, इसका नाम है एनकार्सिया फर्मोसा। तो ये एनकार्सिया फर्मोसा जो है ये मेनली यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो ये जो आपका वास्प है वो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल पेस्ट रिमूवल के रूप में। क्यों, क्योंकि जो वाइट फ्लाइज होते हैं उनके लार्वा को ये क्या है एक तरीके से एलिमिनेट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। तो देखा गया है कि जो वोल्बाचिया बैक्टीरिया होता है इस रिसर्च के अंदर वो क्या है, वो हेल्प करती है, वो हेल्प करता है ये बैक्टीरिया किस चीज़ के लिए, कि जो एनकार्सिया फर्मोसा है जो कि एक वास्प है
ये वास्प जो है वो आपको इन वाइट फ्लाइज को क्या है रिमूव करने में हेल्प करता है। कैसे? तो इनके लार्वा को हटा रहा है। तो मेनली क्या है, हम इनकार्सिया फर्मोसा को कितना ज़्यादा क्या है मतलब इंक्रीज अगर इसका नंबर कर देंगे तो उस केस में क्या है कि जो हमारे वाइट फ्लाइज है वो भी एलिमिनेट होंगे। तो मेनली ये क्या है, पेस्ट कंट्रोल के अंदर आता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि पेस्ट कंट्रोल मेथड में क्या है, वोल्बाचिया बैक्टीरिया का यूज जो है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि वोल्बाचिया बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है या देखा गया है कि वो इंड्यूस कर सकता है एक अनफर्टिलाइज, मतलब यहाँ पे देखो एक टर्म हम बोलते हैं इसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस कहने का मतलब क्या होता है कि जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप कर जाता है इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जो फीमेल होती हैं वो क्या होती है, डिप्लॉयड, मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, और जो मेल होता है वो हैप्लॉयड। तो फीमेल एग बनाता है, एग, और मेल जो है वो हैप्लॉइड होता है। ये डायरेक्टली माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होगा, और एग जो है वो फ्यूज़ होकर फर्टिलाइज करके मतलब जो लार्वा है उसमें चेंज होगा, मतलब जाइगोट बनेगा, फिर वो लार्वा बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वोल्बाचिया बैक्टीरिया डायरेक्टली अनफर्टिलाइज्ड एग को, मतलब हैप्लॉइड एग को क्या है, ये हेल्प करता है कि वो अपने क्रोमोजोम को डबल कर ले, यानी कि 2n कर ले, एंड जिसके कारण वो डायरेक्टली मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेल का खत्म हो गया। तो सिंपल सा चीज़ है कि मेल का खत्म हो गया, तो मेल क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट हो गया, कि मेल की यूटिलिटी खत्म हो गई। तो अगर मान लो किसी पॉपुलेशन में 100 है, 100 में से 50 मेल होंगे, 50 फीमेल, और यूटिलिटी हमारा किसका है, फीमेल का, क्योंकि जो लार्वा इसके निकलते हैं वही क्या हेल्प कर रहे हैं किसमें, आपके एनकार्सिया फर्मोसा के जो लार्वा है वो हेल्प कर रहे हैं वाइट फ्लाइज को हटाने के लिए। यानी कि जो 50 मेल वाला पॉपुलेशन होगा उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो बेकार है, कि 100 को बर्बाद कर रहा है। कि भाई अगर मान लो मेरे पास 100 फीमेल होता तो उस केस में क्या है, उस केस में हम कह सकते हैं हमारे 100 लार्वा एलिमिनेट होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि मेरे पास 100 पॉपुलेशन है जिसमें 50 मेल है, 50 फीमेल है, ये मेल हो गया, ये फीमेल। मैंने क्या किया, मैंने किया कि भाई जो वोल्बाचिया बैक्टीरिया है इसको फीमेल के एग में डाला, जिसके कारण ये एग जो है विदाउट मेल, इसका अब यूटिलिटी खत्म हो गया। तो ये 50 जो है वो क्या हो गया, जाइगोट बन गया, 50 लार्वा बनेगा, और ये 50 लार्वा किसको एलिमिनेट करेगा, 50 वाइट फ्लाइज के लार्वा को, वाइट फ्लाइज के लार्वा को। तो यहाँ पे एलिमिनेट वाइट फ्लाइज कितने हो रहे हैं, 50। अगर पॉपुलेशन में हमारे 100 होता, मतलब ये 50 का तो यूटिलिटी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वोल्बाचिया खुद क्या कर ले रहा है, मेल का काम कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है हैप्लॉइड उसको डिप्लॉइड, मतलब एक तरीके से पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर दे रहा है। तो अगर क्या है कि मेल को हटा दिया जाएगा पॉपुलेशन में से तो खाली फीमेल होंगी, तो 100 के 100 फीमेल हो गई, तो उस केस में 100 जाइगोट बनेगा, 100 लार्वा बनेंगे, किसके, इसके, और 100 ये बनेंगे तो 100 वाइट फ्लाइज को रिमूव किया जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम पॉपुलेशन में से क्या है मेल को हटा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि ओवरऑल हमारा जो पॉपुलेशन है फीमेल का वो इंक्रीज कर जाएगा, जो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो मेल वास्प इस केस में क्या है, सुपरफ्लस है। सुपरफ्लस मतलब कि इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इस रोल के अंदर है। तो जो वाइट फ्लाइज होते हैं वो ऑर्डर इंसेक्ट के अंदर ऑर्डर हेमिप्टेरा है उसको बिलोंग करते हैं, जबकि वास्प जो है वो इंसेक्ट के अंदर ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा उसको बिलोंग करता है। तो वास्प जो है उसका लार्वा एक तरीके से वाइट फ्लाइज के लार्वा को एलिमिनेट कर देता है, बस इतना ही समझना। अगर हम वोल्बाचिया मेथड का देखें तो उसका सिग्निफिकेंस और भी अदर जगह पे है, जैसे कि जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मेनली अगर देखा जाए तो जो फेटल डिजीज है जैसे डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, जो कि ग्लोबल बर्डन है इलनेस और मोर्टेलिटी का। इट कुड प्रोवाइड अ रिवॉल्यूशनरी अप्रोच टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। हम एक क्वेश्चन भी आया है, आई थिंक 2022 या 23 के अंदर आया था, वोल्बाचिया मेथड 23 में, ठीक है। तो वोल्बाचिया मेथड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए। एंड अदर अनवांटेड इंसेक्ट, यही अनवांटेड में यहाँ पे क्या हो गया, इंसेक्ट हमारा वाइट फ्लाइज हो गया, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं बाई प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर होस्ट। It underscores the importance of addressing global health challenges through an interdisciplinary approach। तो ओवरऑल ये सारे सिग्निफिकेंस हो गए आपके वोल्बाचिया मेथड के। तो इतना ही न्यूज़ था और आर्टिकल्स थे जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। तो थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो का जो PDF है आपको इस चैनल अननोन IS जो जिसका न्यू यूज़र नेम जो है वो ये है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।